नमस्कार साथियों, बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी कर्मी का इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे और वह प्रश्न प्रगणक के द्वारा पूछा गया था। उनका कहना था कि गणन प्रपत्र का विजागा ऐप में दोबारा स्कैन हो गया, क्या करें। उसके बाद अगला प्रश्न इस प्रकार से था कि मकान प्रधान बदल सकते हैं। कहने का अर्थ यह हो गया कि जिस समय संक्षिप्त मकान सूचीकरण किया गया था उस समय प्रत्येक भवन में प्रत्येक मकान के लिए एक प्रधान को लिखा गया था, उसका नाम अंकित किया गया था। अब इस स्थिति में जब वास्तविक गणना का कार्य चल रहा है तो वह प्रधान घर पर नहीं है, अन्यत्र हैं। तो वैसी स्थिति में जब हस्ताक्षर किया जाएगा, उनका हस्ताक्षर करवाया जाएगा तिथि के साथ, तो वैसी स्थिति में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो क्या पहले वाला जो मकान प्रधान है, अब जो वास्तविक गणना का कार्य किया जा रहा है, तो क्या अन्य सदस्य को मकान प्रधान बनाया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न था कि जाति प्रमाण पत्र लेना क्या ज़रूरी है। फिर अगला यह भी प्रश्न था जो कि हमें कमेंट के माध्यम से पूछा गया था कि आधार नंबर लेना अनिवार्य है या नहीं। उसके बाद अगला था कि राशन कार्ड नंबर लेना ज़रूरी है या नहीं। तो एक एक करके इन सारे प्रश्नों का समाधान हम लोग ढूंढते हैं। तो पहला प्रश्न था कि गणन प्रपत्र का दोबारा स्कैन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि एक परिवार के लिए एक गणन प्रपत्र मुहैया कराई गई है। यदि 15 से अधिक सदस्य है तो उसके लिए कंटिन्यू सीट का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा 15 सदस्य है या तो 15 से अंदर है तो एक ही सीट का यानी कि एक ही गणन प्रपत्र का इस्तेमाल होगा। किसी प्रगणक के द्वारा यदि गलती से उसी गणन प्रपत्र का दोबारा स्कैन किया गया, विजागा ऐप में जब उन सारी प्रविष्टियों को अपलोड किया जाएगा तो उसे स्कैन करना पड़ता है। लेकिन यदि आप स्कैन नहीं करना चाहते हो तो गणन प्रपत्र की जो संख्या दी हुई है, कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके उसे लिख सकते हैं। इसे इस प्रकार से समझा जाए कि आप निश्चित रूप से इस बात को समझ रहे हैं कि गणन प्रपत्र में इस प्रकार से अंक दर्शाया हुआ है। गणन प्रपत्र नंबर एक काल्पनिक मान लेते हैं 0 2 3 4 5 9। उसके बाद इसके बगल में वार कोड इस प्रकार से दिया हुआ है। और जो ही आप गणन प्रपत्र के सभी आंकड़े को विजागा ऐप के माध्यम से अपलोड कीजिएगा ऑनलाइन, तो वैसी स्थिति में एक आपका इस प्रकार का सिंबल रहेगा स्कैनर, और इस स्कैनर को जो कि मोबाइल का जो कैमरा है उसके मदद से यहाँ पे जब ले जाइएगा तो यह नंबर वहाँ पे स्वतः लिखा जाएगा। यही नंबर जो ही स्कैन कीजिएगा 0 2 3 4 5 9 यह लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या गलती हुई प्रगणक के द्वारा कि एक परिवार के लिए जो गणन प्रपत्र मुहैया कराई गई थी, गलती से किसी कारणवश वह उसको डिनोट नहीं कर पाए थे कि इनका हम कर दिए हैं, इस गणन प्रपत्र का कार्य मेरा हो गया है, तो वह दोबारा उसको स्कैन किए। तो यह कोई बड़ी गलती नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, स्कैन किए या तो फिर हम स्कैन नहीं करेंगे तो उस स्थिति में यह जो गणन प्रपत्र है इसको हम कीबोर्ड की सहायता से टाइप कर लिए, या इससे हम किए तो डायरेक्ट यही अंक फिर आ गया, यही डिजिट आया। अब हमें जो अगला परिवार के लिए गणन प्रपत्र मुहैया कराई गई है उसका ना स्कैन करके पहले ही गणन प्रपत्र जो कि पहले परिवार के लिए था उसका हो गया गलती से। तो इसे कीबोर्ड की सहायता से जो ही आप लाइएगा, कर्सर यहाँ आएगा और इसे आप जो डिलीट करने का जिस प्रकार से तरीका है, सिंबल की सहायता से जो डिलीट करते हैं उसको डिलीट इस प्रकार से कर लीजिएगा, तो वह कीबोर्ड की सहायता से, कर्सर की सहायता से यह डिलीट हो जाएगा। और अब अगले गणन प्रपत्र जो कि अगले परिवार के लिए मुहैया कराई गई है उसको आप लिख दीजिएगा। तो उसका सपोज कीजिए कि इस प्रकार से 0 2 3 4 5 10 ऐसा है, तो इसको टाइप कर दीजिएगा, या तो फिर उसी तरह से स्कैनर की सहायता से स्कैन कीजिएगा
मोबाइल का जो कैमरा है उसको यहाँ पे ले आइएगा, तो यह अंक वहाँ पे दर्ज हो जाएगा और यह पुनः अगले परिवार के लिए गणन प्रपत्र के लिए स्पेशल जो नंबर है वह होगा। और गणन प्रपत्र की जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं मोबाइल ऐप में, यानी कि बिजागा जो ऐप है उसमें अपलोड करनी है। तो स्कैन दोबारा हो गया प्रपत्र का, इसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ लिए। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब तक आप सबमिट नहीं किए हैं तभी तक आप इस काम को कर सकते हैं। यदि फाइनली सबमिट कर दिए हैं तो फिर थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप सबमिट नहीं किए हैं तो इस प्रकार से कीबोर्ड की सहायता से इसे डिलीट कर लीजिएगा अंक को, और पुनः अगले गणन प्रपत्र का जो नंबर है उसको आप यहाँ पे टाइप करके लिख लीजिएगा, या तो फिर यह जो स्कैनर है स्कैनर की सहायता से भी आप उस नंबर को लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है, मकान प्रधान बदल सकते हैं? तो निश्चित रूप से इसको बदला जा सकता है। यदि मकान प्रधान जिस समय संक्षिप्त मकान सूचीकरण किया गया था उस समय सपोज कीजिए कि 5 सदस्यीय एक परिवार है जिसमें राम कुमार उस समय बनाए थे मकान प्रधान, लेकिन अब उसकी पत्नी रीता देवी है, घर पर उपस्थित है, तो उसे आप मकान प्रधान बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि रीता कुमारी को 1 नंबर पे आप डालेंगे। यदि मकान प्रधान राम कुमार रहता तो उसे 1 नंबर पर ज़रूर डालते, उसका सिग्नेचर होता तिथि के साथ। लेकिन अब वर्तमान समय में घर पर नहीं है तो मकान प्रधान आप उसकी पत्नी को बना सकते हैं, और बनाने के बाद बस यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1 नंबर में उसको डालेंगे, उसके बाद अन्य जो सदस्य है 2, 3, 4, 5 उसको कहीं भी आप रख सकते हैं। तो यह भी हो गया सॉल्यूशन इसका, यानी कि मकान प्रधान भी बदला जा सकता है। अगला प्रश्न था कि जाति प्रमाण पत्र नंबर लेना जरूरी है। तो यह आप देखिएगा गणन प्रपत्र को, तो उसमें लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र नंबर जो बॉक्स दिया हुआ है चौकोर टाइप का, उसी बॉक्स में जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना है। तो वहाँ पे बगल में आप देखिएगा ध्यानपूर्वक ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि यदि उपलब्ध हो तो, यदि उनके पास उपलब्ध है तो ज़रूर उससे ले लेंगे, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र उसी स्थिति में लिया जा रहा है जब तक कि उसकी जाति की निश्चितता नहीं हो रही है। लेकिन वह कन्फर्मली, और आप पहले से भी जान रहे हैं, उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में अमुक जातियां निवास करती है, और वह सही बता रहा है, सही आंकड़ा दे रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र लेना उतना कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसका भी सॉल्यूशन हो चुका है कि जाति प्रमाण पत्र यदि वह दे रहा है, उनके पास अवेलेबल है, तो यदि स्वेच्छा से वह देना चाहते हो तो आप लेकर के उस बॉक्स में पीछे से जो अरेबिक संख्या होती है उस प्रकार से उसे दर्ज कर देंगे। अगला है कि आधार नंबर लेना आवश्यक है। तो इसमें भी आप देखिएगा कि आधार नंबर जहाँ पे डाला जाता है, जो 1 से 17 तक के प्रश्न पूछे गए हैं उसके बाद में बॉक्स बनाया गया है आधार नंबर के लिए। तो उसके नीचे ब्रैकेट में, आधार नंबर के नीचे ब्रैकेट में लिखा है स्वेच्छा से। तो यहाँ भी कोई जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं कही गई है। यदि परिवार के सदस्य के पास आधार नंबर है, आधार संख्या है, यदि वह देना चाहते हैं तो आप उसमें ज़रूर दर्ज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आधार नंबर तो लिखा हुआ है स्वेच्छा से, लेकिन हर परिवार के पास आज के डेट में आधार संख्या हो चुकी है। आधार संख्या से बहुत सारे काम निपटाए जा रहे हैं, उसकी पहचान हो रही है हर जगह, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, या तो अन्य विभाग में हो, आधार संख्या, आधार नंबर की डिमांड की जाती है। लेकिन इस गणन प्रपत्र में लिखा हुआ स्वेच्छा से, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे। मेरा विचार है कि निश्चित रूप से आधार संख्या आपको दे देना है, और प्रगणक को इसमें सहूलियत होगी, और इस गणन कार्य में लगे कर्मी के लिए इस बात की सहूलियत होगी कि यदि वह व्यक्ति एक जगह कहीं गणन का कार्य करवा चुके हैं और दोबारा करवाना चाहते हैं, तो इसी आधार नंबर की सहायता से डुप्लीकेट का पता चलेगा। क्योंकि और इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप डुप्लीकेट का पता करने के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो कि पता चले।
तो उस स्थिति में आधार नंबर लेना आवश्यक हो जाता है। हाँ, बशर्ते वहाँ ज़रूर लिखा हुआ है कि स्वेच्छा से यदि कोई मकान का सदस्य, कोई मकान यानी परिवार का सदस्य कहे कि स्वेच्छा से लिखा हुआ हम नहीं देंगे, तो यह थोड़ा वहाँ पे सोचना होगा, लेकिन उसे समझा बुझा करके उससे आधार नंबर ज़रूर ले लेंगे। इससे कोई आगे चल करके परिवार के सदस्य को कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, इससे कोई लॉस ना होने की संभावनाएं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आधार नंबर दे रहे हैं तो इससे हमारी परेशानी बढ़ सकती है। इससे एक ही बेनिफिट है कि जो इस कार्य क्षेत्र में लगे हुए कर्मी हैं, गणन कार्य क्षेत्र में, तो उसको डुप्लीकेट का पता करने में सहूलियत होगी। तो निश्चित रूप से मेरी गुजारिश रहेगी कि प्रत्येक प्रगणक को आधार नंबर परिवार के सदस्य से ज़रूर ले लेंगे। अगला है कि राशन कार्ड नंबर लेना ज़रूरी है। तो राशन कार्ड नंबर जहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है वहाँ पे उसी प्रकार से ब्रैकेट में देखिएगा लिखा हुआ है, यदि निर्गत हो तो, यदि उसके पास राशन कार्ड अवेलेबल है, निर्गत किया गया है सरकार की ओर से, तो ज़रूर उसका भी नंबर लेकर के वहाँ पे दर्ज करेंगे और उसी प्रकार से पीछे से दर्ज करेंगे। तो इस जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य में अनेक प्रकार के डाटा एकत्रित किया जा रहा है और उस डाटा को एकत्रित करके आने वाले भविष्य में अनेक प्रकार की जो योजनाएं चलेगी, इसके साथ साथ और भी कुछ भी कार्य होगा, तो इन सारे आंकड़े से सरकार को जानकारी मिल जाएगी। आप इस बात से भी भली भांति अवगत है कि इस गणन कार्य को संपादित करने के लिए एक अच्छी मोटी रकम खर्च की जा रही है। बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपये इस गणन कार्य के लिए लगाया जा रहा है और वह भी बिहार सरकार अपने दम पर यह गणन कार्य करवा रही है। तो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग हम नागरिकों को चाहिए कि सरकार का ज़रूर सही से सहयोग करें और जो भी प्रगणक हैं, जो भी कर्मी हैं इस कार्य में लगे हुए, ठीक है वहाँ पे स्वेच्छा से लिखी हुई है, लेकिन समझा बुझा करके उससे ज़रूर लें सारे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे आवश्यकता हो, और इस आधार नंबर के आधार पर ही दोहरी प्रविष्टि को रोकी जा सकती है। अन्यथा एक व्यक्ति की गणना 2-3 जगह हो जाएगी, जिससे आंकड़े में जो शुद्धता होनी चाहिए वह नहीं रह पाएगी। तो अब हम लोग लगभग जो भी प्रश्न थे इस वीडियो के माध्यम से समाधान करने का प्रयास किए। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।